कर्नाटक में विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया। लाखों की संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। पीएम की आज राज्य में 2 चुनावी जनसभाएं। कर्नाटक में सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी पूरी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम दिग्गज आज राज्य में कर रहे हैं चुनाव प्रचार। वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका का धुआंधार प्रचार। जेडीएस समेत अन्य दल भी मतदाताओं को लुभाने में नहीं छोड़ रहे कोई कसर। मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे हो रही है सामान्य। चुराचांदपुर में आज 3 घंटों के लिए कर्फ्यू में आंशिक रूप से दी गई ढील। राज्य में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था। राज्यपाल ने फिर की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज मणिपुर को छोड़कर देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन। देश के बाहर 14 शहरों में भी होगी परीक्षा। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 7 विकेट से हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को रखा बरकरार। वहीं मुंबई इंडियंस को 6 विकेट से हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने लीग में दूसरा स्थान किया हासिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको कर्नाटक के चुनावी समर से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले दिखाते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच चुका है। राजनीतिक दलों के नेता लगातार रैली और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में रोड शो किया। पीएम ने कैंपेगौड़ा स्टैच्यू से ट्रिनिटी सर्कल तक रोड शो किया। सड़क के दोनों ओर लाखों की संख्या में लोगों ने फूल बरसाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग बेहद उत्साहित दिखे। रोड शो के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में चुनावी जनसभाएं भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम श्री कांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज बेलगावी में रोड शो किया। रोड शो में सड़क के दोनों ओर जनता ने अपने प्रिय नेता का अभिवादन किया और भारी संख्या में रोड शो में लोगों की भीड़ देखी गई। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक चुनाव को लेकर कई रोड शो करेंगे। अमित शाह बागलकोट में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज विजयनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान सोनिया गांधी ने संभाली। सोनिया गांधी ने हुबली में एक रैली को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेलगावी और चिक्कोडी में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। राज्य की क्षेत्रीय पार्टी जनता दल सेक्युलर का भी धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में जेडीएस प्रमुख कुमारस्वामी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। और वहीं अंडर ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आज देश के 499 शहरों में राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा देश के बाहर 14 शहरों में भी आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 तक चलेगी। वहीं परीक्षा के लिए पंजीकरण करा चुके विद्यार्थी नीट की वेबसाइट neet.nta.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आज दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी का सामना करने की कगार पर हैं, जबकि भारत में मंदी आने की संभावना शून्य है। बेंगलुरु में रीडिफाइनिंग ग्लोबल ऑर्डर द इंडियन वे थीम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में मंदी की संभावना शून्य है, लेकिन हम आत्मसंतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमने 2047 तक एक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। So many developed countries today are on the verge of facing recession, whereas India, even by I think it was Bloomberg or one such a group, the chance of any country entering a recession now for India is 0. And if it is 0, can we just sit with complacency and say, all right, we are 0, no problem, we won't get into recession, we are all right? No, we can't. और वहीं उत्तर प्रदेश के जालौन में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक बस पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार बस बारातियों को लेकर जा रही थी, जो एक अज्ञात वाहन से टकराने के बाद पलट गई। और पंजाब में गिरफ्तार की गई महिला पत्रकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। भावना किशोर के वकील चेतन मित्तल ने कहा कि यह गिरफ्तारी पूरी तरह से गैरकानूनी है। इस मामले में सोमवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। चेतन मित्तल ने कहा कि ये मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज किया गया है। टाइम्स नाउ के एक सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट भावना किशोर, वो उसके खिलाफ और उनके ड्राइवर और एक कैमरामैन के खिलाफ लुधियाना पुलिस ने रजिस्टर की थी। रात को उन्होंने उनको अरेस्ट भी कर दिया साथ ही साथ। आज बड़ी मुश्किल के साथ हमें उसकी एफआईआर की कॉपी मिली। एफआईआर पढ़ने से हमें बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये पूरे मेलाफाइड इंटेंशन के साथ पर्चा दर्ज कराया गया है। और आज जब उनको जुडिशियल रिमांड में भेजा गया लुधियाना कोर्ट में, उस स्टेज पे हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके एफआईआर की कॉपी की। ना तो उन्होंने अपलोड कर रखी थी कहीं पर, ना कॉपी दी उसको अक्यूज, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए मेगा मैराथन थैंक यू मोदी जी कार्यक्रम में भाग लिया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी के बाद पूरी तरह से अव्यवस्थित हो गई और इस अव्यवस्था के दौर में भारत को G20 की अध्यक्षता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिली है, यानी कि भारतवासी को मिली है। हर एक भारतवासी के लिए बहुत गर्व की बात है। और मणिपुर में स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो रही है। चुराचांदपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को देखते हुए आज सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर्फ्यू में आंशिक रूप से ढील दी गई। वहीं शनिवार को इम्फाल घाटी में जनजीवन सामान्य नजर आया और ज्यादातर बाजार और दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए। वहीं राज्यपाल ने फिर से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। शनिवार को इम्फाल घाटी में जनजीवन सामान्य नजर आया और ज्यादातर बाजार और दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर वाहन भी दौड़ते दिखाई दिए। इस बीच राज्य में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। सुरक्षा के मद्देनजर सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती देखी गई। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। सेना ने फ्लैग मार्च किया। म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में सेना ने हेलीकॉप्टर से निगरानी बनाए रखी। मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। 2-3 दिन पहले स्थिति बहुत खराब था, लेकिन अभी धीरे धीरे पहले से बहुत अच्छा हो गया है। सिक्योरिटी फोर्स आने से और दिन रात ये कुछ अच्छी तरह फोर्स ने अपना काम किया है, तो इसी के वजह से सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आया है। और ऑर्डर्स भी अभी हमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिले हैं कि जो गड़बड़ करेगा उसको हमें बिल्कुल छोड़ना नहीं है और अच्छा एक्शन लेना है।
पहले से अपना जो टेम्पर था वो बहुत कम हो गया है। The executive magistrates, the senior officers of the police, paramilitary and Assam Rifles, they are now trying to outreach in the far-flung areas, foothills, and trying to identify those people who are involved in the violence and crime and arrest them. In the process, 84 surrendered arms have been recovered till now, and 10 more persons have been arrested today. Confirmed death cases are 28 to 30, and further we are verifying. इस बीच मणिपुर के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने उन उम्मीदवारों की परीक्षा स्थगित कर दी है जिनका केंद्र मणिपुर में आवंटित था। ऐसे उम्मीदवारों के लिए बाद में परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखकर मणिपुर की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने का अनुरोध किया था। NEET has already circulated to postpone the center in Manipur. There are two centers, one in Imphal and another in Sandel district. And candidates are appearing about 8,751. Because of the situation, they are not able to join the examination as per schedule to be held tomorrow. So I am very happy, and I will inform the student and parent not so that disappoint on this ongoing. इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मणिपुर में हुई हिंसा से निपटने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। किरेन रिजिजू ने मणिपुर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ वायलेंस हुए हैं उसके लिए भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, सीनियर मंत्री हैं, तो मैं इस नाते अपील करता हूँ कि बिल्कुल शांति आना चाहिए और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको समर्थन करें, योगदान करें। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में आदिवासी आंदोलन के दौरान बुधवार को राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इसके अलावा इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, कांगकोपकी और तेंगनौपाल जिले में कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य में मैती समुदाय को एसटी श्रेणी में शामिल किए जाने की मांग के विरोध में एक रैली का आयोजन किया गया था। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने इस रैली का आयोजन किया था। इस दौरान हिंसा भड़कने का मामला सामने आया था। प्रदर्शनकारियों ने कई घरों में तोड़फोड़ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह को चिन्हित करने के लिए लघु वीडियो की दूसरी श्रृंखला तैयार की है। ये श्रृंखला भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों को प्रकाश में लाती है जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपना बलिदान दिया था। इन फिल्मों को माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा नवंबर 2022 में 53वें इफ्फी महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। आज हम देखेंगे मंगल पांडे की वीरता की कहानी, जिन्होंने आजादी की पहली क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार।
क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को ये संदेश, जागो, उठो, हे भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुनून, राजा, रजवाड़े, सैनिक, मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मुकदमा कठोर, मिली सजा फांसी की, लेकिन अब हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए, एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी। मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति की चिंगारी। आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानियां सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देंगी। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों से सामाजिक बदलाव ला रहे देश के सामान्य जन, जिन्हें पद्म पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है, ऐसे विशेष लोगों के बारे में हम और आप कम ही जानते हैं। इनके जीवन संघर्षों को देशवासियों तक पहुंचाने के लिए डीडी न्यूज ने शुरू की है विशेष श्रृंखला हमारे पद्म। आज हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गांव में नेत्र चिकित्सालय बनाया और 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन भी कराए। चिकित्सा के क्षेत्र में आज भारत कई ऊंचाइयों को छू रहा है। शहरों में आपको एक से बढ़कर एक बड़े हाई टेक्निक से लेस हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण इलाकों की, वहां भी चिकित्सा सेवाएं आज बहुत बेहतर हो रही हैं। आंगनबाड़ी की बात करें या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की बात करें, आज हमारे डॉक्टर्स जाकर रूरल एरियाज में भी कमाल का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम आपको 3 या 4 दशक पीछे ले जाएं तो शायद ये सुविधाएं उतनी बेहतर नहीं थी। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की जिसने 4 दशक पहले शुरुआत की अपने समर्पण की, और डूंगरपुर के आदिवासी बहुल इलाकों में, वहाँ के गाँव में इन्हें भाई साहब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया आदिवासी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में, उन्हें बेहतर सुविधाएं प्राप्त देने में। जो लोग देख नहीं सकते उनके नेत्र बन गए, जो पढ़ नहीं सकते उन्हें शिक्षा मुहैया कराई, जो बीमार हैं उन तक चिकित्सा पहुंचाई। समाज के जरूरतमंद लोगों की आस बने राजस्थान के मूलचंद लोढ़ा ने डूंगरपुर क्षेत्र और आदिवासी अंचल में समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। एक ऐसा सेवा भावी व्यक्तित्व जिसने अपने सेवा भाव से साल 2000 में जागरण जन सेवा मंडल की स्थापना कर 5 बच्चों के लिए छात्रावास के साथ शुरुआत की और सैकड़ों बच्चों के जीवन में शिक्षा की लौ जलाई। मैं सेवा भारती राजस्थान का काम करता था और उस समय मैं सारे राजस्थान में घूमा। मैं जैसलमेर भी गया, धौलपुर भी गया, तो सारे राजस्थान में मैं घूमा। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है इसमें वास्तव में सेवा की अवस्था है। तो यहाँ जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि भाई ये संस्था यहाँ आई मझौला में, तो उसके कारण मझौला में प्राथमिक विद्यालय हुआ, सड़क हुई, सामुदायिक भवन बना और ऐसे विकास के काम हुए। तो उनको लगा कि भाई ये संस्था के आने से ये काम हुआ है, तो आसपास के लोग हमको बुलाने लगे, कहने लगे हमारे गांव में काम चालू करो। 6 जून 2000 में हमने मझौला में संस्था की स्थापना की और कुछ कार्यकर्ता जुटे। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। प्रारंभ में बड़ी कठिनाइयां थी यहाँ, और लोकल लोग जो है ये सोचते थे कि हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, तो संघर्ष उनसे काफी संघर्ष रहा। मेरी ये इच्छा है कि भाई एक भी आदमी वागड़ क्षेत्र, इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का लगा हुआ ये क्षेत्र, एक भी आदमी अंधा नहीं हो और हर आदमी को आंखों संबंधी सुविधाएं अधिक से अधिक मिले और वो निस्वार्थ भाव से मिले। विनम्रता की मूर्ति, साधारण व्यक्तित्व के मालिक मूलचंद लोढ़ा को सम्मान के साथ भाई साहब बुलाया जाता है। 5 दशकों से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में डूंगरपुर के वागदरी को अपने जीवन की नई प्रयोगशाला बनाकर
सामाजिक जीवन में अनेक प्रयोग किए। स्कूल, अस्पताल और गेस्ट हाउस बनाए। जैविक खेती के नए नए प्रयोग किए। इस क्षेत्र के लोगों में आंखों की समस्या आम थी। उन्होंने मोतियाबिंद पर काम करते हुए बगदारी गांव में एक नेत्र चिकित्सालय बनाया। 350 कैंप लगाए। 14,000 से अधिक आंखों के ऑपरेशन कराए। 1.5 लाख लोगों की आंखों की जांच कर नए कीर्तिमान गढ़े। मूलचंद लोधा जी जो पिछले 40 साल से इस ट्राइबल बेल्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर वो हेल्थ की तो बहुत सारे समस्या होती है, आंखों की समस्या भी एक बहुत मेजर चैलेंज है एरिया में, और उस एरिया में काम करने में जो अप्रोच की डिफ़िकल्टी होती है उसको भी जो है आपको सुलझाना पड़ता है। आंखों का ऑपरेशन कराना, बड़े बड़े कैंप यहाँ पर लगाने पड़ सकते हैं। लाखों लोगों का ऑपरेशन उन्होंने करवाया हुआ है। दूसरा जो उनका फील्ड मैंने देखा है कि वो जो है जो स्पेशली जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, उनके एजुकेशन में उन्होंने काम किया है। इससे जो है लोगों को पता चलना चाहिए कि डिफ़िकल्ट एरिया में, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट्स में भी काम कर सकते हैं, और वहाँ के लोगों की सेवा करना एक जो है जनता की सेवा, भारत देश की सेवा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं श्री मूलचंद लोधा जी, और उनके पद्मश्री से नवाजे जाने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अपने जीवन को दूसरों के प्रति समर्पित करने की अनोखी मिसाल हैं मूलचंद लोढ़ा। वंचित वर्ग, आदिवासी, जरूरतमंद और निराश्रित सभी का जीवन संवारने में लगे हैं भाई साहब। सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री पुरस्कार के लिए हार्दिक बधाई। और आइए अब बात करते हैं सूडान की। सूडान में संघर्ष कर रहे दोनों पक्षों ने सऊदी अरब में बातचीत शुरू की, जिसका मकसद पिछले कई दिनों से जारी संघर्ष को रोकना है। अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संयुक्त बयान में कहा कि सूडान में दोनों पक्षों में जंग छिड़ने के बाद पहली बार सेना और अर्धसैन्य रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के प्रतिनिधियों ने सऊदी अरब के तटीय शहर जेद्दा में वार्ता शुरू की है। सऊदी अरब और अमेरिका ने दोनों पक्षों से संघर्ष विराम की दिशा में बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल होने और संघर्ष को समाप्त करने का आग्रह किया, जो सूडानी लोगों की परेशानियों को दूर करेगा। सेना और आरएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि वार्ता से खार्तूम और पड़ोसी ओमदुरमान शहर में मानवीय गलियारे खोलने पर बातचीत होगी, जो इस संघर्ष के केंद्र में रहे हैं। आरएसएफ के अधिकारियों ने कहा है कि वे संघर्ष विराम की निगरानी के तंत्र पर भी चर्चा करेंगे, जो संघर्ष रोकने में नाकाम रहा है। और आइए अब सीधे बीजेपी मुख्यालय का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सुनते हैं कि क्या बातें हैं। जो एनसीएससी ने जारी किया है पंजाब सरकार को, क्योंकि पंजाब सरकार के एक मंत्री, बहुत ही वरिष्ठ, बहुत ही, जिनका मैं कह सकता हूं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के साथ घनिष्ठ संबंध है, फूड एंड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर है, ही इज अ हैवीवेट मिनिस्टर, लालचंद कटुरचक, इनके खिलाफ एससी कमीशन ने पंजाब की सरकार और पंजाब के डीजीपी को नोटिस जारी किया है उनके इस आम आदमी पार्टी के स्टोरी, द स्टोरी ऑफ डिबॉचरी, स्टोरी ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्टोरी ऑफ प्रेडेटरी बिहेवियर पर। आपने देखा होगा कि एक विक्टिम है, और क्योंकि वो विक्टिम स्वयं सामने आकर उन्होंने अपना वीडियो बनाकर अपनी टेस्टिमनी दी है, तो मैं इसीलिए उनका नाम केवल रख रहा हूं, अन्यथा मैं किसी भी ऐसे विक्टिम का नाम नहीं लेता हूं। उन्होंने स्वयं क्योंकि अपना नाम बाहर किया है, केशव कुमार नाम के एक बहुत ही यंग लड़के, मुझसे भी कई वर्ष छोटा लड़का है, एक बहुत ही यंग लड़के ने आकर टेस्टिमनी दी है कि किस प्रकार से लालचंद जी ने उनके साथ इस प्रकार की सेक्सुअल डिबॉचरी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और उनके साथ ऐसे ऐसे कृत्य किए जो अननेचुरल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं, न केवल 376 की श्रेणी में परंतु 377 की भी श्रेणी में आने वाले ऐसे अननेचुरल ऑफेंसेस किए हैं, और किस प्रकार से उनको इसमें फंसाया गया। तो नौकरी का झांसा देकर, नौकरी का प्रलोभन देकर, luring this young boy, vulnerable boy,
from the SC community, from the Dalit community, with the promise of a job, this minister, exploiting his position of power and influence and social and political influence, abused and exploited, groomed and did predatory behavior against this young boy, Keshav Kumar. And the entire testimony is on video. I do not want to use this platform to play that testimony, but I can provide that onto your cell phones after this press conference. Some of you all already have it, have access to it. The details of this are so shocking. इनके जो डिटेल्स है अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या किस प्रकार से इस बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन किया गया। आपके मन में मंजर और जो एक दृश्य आएगा वो उसी केरल स्टोरी का दृश्य आएगा। हमने ये कहानियां आईसिस के द्वारा इस प्रकार से छोटी लड़कियां, छोटे लड़कों के एक्सप्लॉयटेशन की सुनी थी, देखी थी, उस पर फिल्म भी बनी है, पर ऐसा ही नजारा, ऐसा ही मंजर पंजाब की सरकार में बैठा हुआ मंत्री, इस प्रकार का मंजर देखने मिलेगा उसके काले कृत्यों के द्वारा, ये कभी हमने कल्पना नहीं की थी। और आज उस केशव कुमार की टेस्टिमनी में उसने कहा है कि ही इज नॉट अलोन। वो ये कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे ना जाने कितने मासूम, ना जाने कितने लाचार, ना जाने कितने वंचित शोषित समाज से लोग जिनका इस प्रकार से फायदा उठाते हुए, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए उनके साथ ये कृत्य किया गया होगा बाय दिस सेक्सुअल ऑफेंडर, दिस मास सेक्सुअल प्रेडेटर कॉल्ड लालचंद। कितने लोगों का किया होगा ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस पीड़ित ने, इस विक्टिम ने पूरा का पूरा मामला लीगली आगे ले जाते हुए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को कंप्लेंट में रूप में दी है और उस पर संज्ञान लेते हुए एनसीएससी ने पंजाब की सरकार और पंजाब की डीजीपी और पंजाब के मुख्यमंत्री को जवाब तलब किया है कि इस पर क्या एक्शन लोगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि इसका पूरा संज्ञान माननीय महामहिम वहां के गवर्नर साहब ने भी लिया है। उनको भी किसी ने शिकायत की तो उस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए और उस पर प्राथमिक दृष्टि से मुझे बताया गया है, जो मैंने लेटेस्ट वहां की न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी है, कि फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंगवाई गई इस पूरे वीडियो को लेकर और फॉरेंसिक रिपोर्ट में आया है कि द वीडियो इज 100% ट्रू। और ये सारी चीजें महामहिम गवर्नर साहब ने भगवंत मान जी को भेज दी है कि क्या ऐसे व्यक्ति का अब कैबिनेट में रह पाना संभव है। इस प्रकार की प्रक्रिया संवैधानिक तौर पर भी हुई है, यह मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है। यह कोई पहली बार नहीं है जिसको मैं कहता हूं सेक्स फॉर जॉब मॉडल। आम आदमी पार्टी के कई सारे मॉडल जो आपने देखे हैं, शराब घोटाला मॉडल, हवाला घोटाला मॉडल, बस घोटाला मॉडल, शीश महल बनाने का मॉडल, रेनोवेशन ऑफ 45 करोड़ का मॉडल, ये है सेक्स फॉर जॉब मॉडल। और ये कोई पहली बार तो नहीं है। आप लोग सारे जो मेरे सामने बैठे हैं, यू आर कवरिंग आम आदमी पार्टी दिल्ली पॉलिटिक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक इनके दिल्ली के मंत्री कैंडिड कैमरा पर पकड़े गए एक महिला का उत्पीड़न करते हुए, राशन कार्ड बनाते हुए। उस समय पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको डिफेंड किया। दे डिफेंडेड सेक्स फॉर जॉब मॉडल डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये कहते हुए कि नो, ही इज मोस्ट इनोसेंट। वीडियो सामने आ गया था, वीडियो सामने आने के बाद उनको डिफेंड किया गया। आम आदमी पार्टी के गुजरात के नेता, जहां पे इनके पास आईबी रिपोर्ट थी, स्वीप कर रहे हैं, गुजरात के नेता ने एक एस्पायरिंग मॉडल को ल्योर किया, छोटी, उनसे कई साल वर्षों छोटी लड़की को एक्सप्लॉइट किया, ये दिलासा देते हुए कि मैं तुम्हें कुछ काम दिलवाऊंगा। 2016 में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ही अपने नेताओं पर आरोप लगाया कि डोमेस्टिक हेल्प का इन्होंने शोषण किया। मतलब कि सेक्स फॉर जॉब मॉडल ऑफ आम आदमी पार्टी ये काफी प्रचलित भी है
और इसको संरक्षण भी हाईएस्ट लेवल से मिलता है। इसलिए जब भी ऐसा मामला सामने आता है, आम आदमी पार्टी पीड़ित के साथ, पीड़िता के साथ नहीं, उस प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। और मुझे बताया जा रहा है कि अगले 5 मिनट में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का काम किया है, जिसमें कि वो इनका बचाव करेंगे और कहेंगे कि राजनीति में इससे शुद्ध व्यक्ति, कट्टर ईमानदार और कट्टर मैं कह सकता हूं सुचरित्र वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, और उनको एक प्रकार से भारत रत्न मिलना चाहिए, जैसे ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को देने के लिए तलब कर रहे थे। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। आपको बता दें कि बीजेपी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें प्रवक्ता शहजाद पूनावाला वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी को उन्होंने अपने निशाने पे लिया। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो पंजाब से जुड़ा हुआ है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक मुश्किलों में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके विवादित एक अश्लील वीडियो को अब सामने किया गया है और उसकी जो फॉरेंसिक जांच हुई है उसमें वो वीडियो कथित तौर पर सही पाया गया है। उसकी पुष्टि भी इस बात की हो चुकी है, जिसको लेकर अब सवालों के घेरे में पंजाब सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है और उसके कैबिनेट मंत्री भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए राज्यपाल ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद इसकी फॉरेंसिक जांच की गई और उसके बाद फिर आगे की अब कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। और यही यहाँ पर इसको तमाम जो इसके आंकड़े हैं वो गिनवाते हुए यहाँ पर शहजाद पूनावाला नजर आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक बार फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है। टेक्सास में एक शॉपिंग मॉल में हुई गोलीबारी में 9 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया है। पुलिस विभाग ने लोगों से क्षेत्र में जाने से बचने की सलाह दी है। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने गोलीबारी की घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।